डियर स्टूडेंट, तो देखिए अब हम एक्सरसाइज 4.6 पर चर्चा करेंगे। अभी तक हमने 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 पर चर्चा कर लिया है। अब 4.6 ये आपका आखिरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। ये है एक्सरसाइज 4.6। अब इसमें आप देखेंगे तो यह 4.6। अब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है कि संलग्न आकृति देख कर लिखिए। तो पहले एक आकृति जो आपको दिख रही है मैं यहाँ बना भी लेता हूँ। ये शेडेड भी बना हुआ है, ए बी ओ पी सी डी ई, इस तरह से एक डिजाइन आपके सामने है। अब इसको देख करके बताना है। पहला कह रहा वृत्त का केंद्र कौन है। आपको साफ साफ दिख रहा है वृत्त का केंद्र ये है ओ, यानी केंद्र क्या है, ओ है। देख लिया आपने। फिर पूछा गया तीन त्रिज्याएं बताओ। कौन कौन तीन त्रिज्याएं हैं? ओ ए, ओ बी, ओ सी। तीन त्रिज्याएं आपको दिख रही होंगी, ओ ए, ओ बी और ओ सी। यानी त्रिज्या अगर होगी तो ओ आपका एक कॉमन बिंदु जरूर होगा, क्योंकि केंद्र हमारा ओ है। तो आपने देखा ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये तीन त्रिज्याएं आपकी हैं। सी है, कह रहा एक व्यास बताइए। एक व्यास देखो, ए सी जो केंद्र से होकर रेखा जाती है उसी का नाम व्यास होता है। तो हम कह सकते हैं ए सी इसका व्यास है। ठीक है। अगला है ई, सी के बाद डी है, एक जीवा बतानी है। जीवा, जीवा मतलब होता है कि किस परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। तो आप देख रहे हो कि ईडी जो है, ईडी एक जीवा है। हालांकि व्यास भी एक जीवा होती है और व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो आप यहाँ पर जीवा के नाम पर ईडी लिख सकते हैं। ईडी क्या है? एक जीवा है। जीवा, कॉर्ड कहते हैं, CHORD, कॉर्ड। फिर अगला क्वेश्चन है, करा अभ्यंतर में दो बिंदु लिखिए। अभ्यंतर के दो बिंदु को, अभ्यंतर माने अंदर की तरफ। देखो P है, एक बिंदु P है अभ्यंतर में, एक बिंदु O है अभ्यंतर में, यानी वृत्त के अंदर जो बिंदु होगा उसी को अभ्यंतर बिंदु कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं O और P, ये दो बिंदु हैं जो वृत्त के अंदर बने हुए हैं। फिर कह रहा बहिर्भाग में एक बिंदु लिखिए, EF में। बहिर्भाग में देखो डिजाइन में हमने एक बिंदु यहाँ बनाना भूल गए थे, इसका नाम Q है। तो कह रहे हैं कि बहिर्भाग में एक बिंदु बताइए। तो देखो Q बिंदु जो है वो वृत्त के बाहर बना हुआ है, इसलिए उसको बहिर्बिंदु कहेंगे। उसका नाम होगा Q, ये बहिर्बिंदु है। अब देखो G में क्या पूछा गया। G में पूछा गया एक त्रिज्यखंड बताइए। त्रिज्यखंड क्या होता है? जो त्रिज्याओं से घिरा हो, एक ऐसा वृत्त का क्षेत्र जो दोनों त्रिज्याओं से घिरा हुआ है, उस त्रिज्यखंड का नाम है AOB। AOB यह एक त्रिज्यखंड है, आपके सामने है। ठीक है, इसी का नाम है त्रिज्यखंड। अगला कह रहा है एक वृत्तखंड बताओ। वृत्तखंड देखो ये जो आपको दिख रहा है ED, यहां पर आपको अगर यहां पर एक बिंदु और होता तो और अच्छा होता। तो ऐसे पूरा बताया जाता कि इसको हम ED का जो क्षेत्र है, जो यहाँ शेडेड पार्ट है, ED का हम यहाँ लिख सकते हैं ED का छायांकित भाग। छायांकित भाग जो आपको दिख रहा है वह हमको वृत्तखंड कहलाता है। वृत्त का एक टुकड़ा वृत्तखंड कहलाता है। उसके लिए त्रिज्या होना जरूरी नहीं है, वो जीवा से घिरा हुआ होता है। तो आपका ये हो गया वृत्तखंड। तो आपने पहला क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 4.6 ही है और इसका ये दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है। क्या वृत्त का प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होता है? हाँ होता है। देखो प्रत्येक व्यास, अब आप यहाँ चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं, वृत्त का प्रत्येक व्यास उसका जीवा भी होता है।
जीवा भी होता है, क्योंकि जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। जब भी कभी आपसे पूछा जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है तो आप कहेंगे व्यास। तो दूसरा का ये था ये। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन का बी में क्या लिखा हुआ है कि क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका व्यास होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो ये अगर हम वृत्त बना दें और ये केंद्र है तो ये जो जीवा है उसका व्यास नहीं है। ये जीवा है, ये जीवा है, ये जीवा है, इतने सारी जीवा मैं बना रहा हूँ, इसमें से एक भी व्यास नहीं है। हाँ, अगर वो केंद्र से होकर जाती तब व्यास होती। यानी जो जीवा केंद्र से होकर गुजरेगी उसी को केवल हम व्यास कहते हैं, बाकी सारी जीवा को व्यास नहीं कहते। इसलिए ये दूसरा वाला बी जो है आपका गलत हो जाएगा, जिसमें लिखा क्या वृत्त की प्रत्येक जीवा उसका व्यास भी होती है, तो आप लिख देंगे नहीं, वही जीवा केवल व्यास होती है जो केंद्र से होकर जाती है। ठीक है, अब आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। कोई एक वृत्त बना लेते हैं और उसको उसके अंदर कुछ अंकित करना है। देखिए ये मैंने वृत्त बना लिया, आप कोई केंद्र बना दिया, कह रहे उसका केंद्र बताइए। देखो अब ये इसका केंद्र है, ऐसे करके यहां मैं लिख सकता हूं केंद्र। फिर कह रहा एक वृत्त खंड बनाइए। देखिए यहां मैंने खींच दिया, ये इसका वृत्त खंड हो गया, वृत्त खंड। फिर क्या पूछा सी में, एक त्रिज्या बताइए। अगर यहां से इसको हम ऐसे खींच दें यहां तक तो इसका नाम हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, फिर कहते हैं उसके अभ्यंतर में एक बिंदु लीजिए। तो यही एक अभ्यंतर में बिंदु है, चाहे यहां कोई बिंदु रख लीजिए। यानी इस वृत्त के अंदर कोई भी बिंदु है तो वह उसके अभ्यंतर का बिंदु माना जाएगा। तो यहां लिख सकते हैं अभ्यंतर का एक बिंदु। तो आप इसको यहां भी ले सकते हैं, केंद्र को भी ले सकते हैं, जिसको भी चाहे ले सकते हैं। तो आपने देखा 4.6 में इतनी सी बातें। अब चूंकि एनसीईआरटी बहुत मज़ेदार बुक होती है और वो किसी चीज़ के लिए बेसिक नॉलेज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, तो इसमें एक और मज़ेदार चीज़ दिया होता है जो हमने पिछले एक्सरसाइजेज में नहीं बताया। उसमें लिखा हो कि अभी तक आपने इस एक्सरसाइज में क्या क्या सीखा, उसके लिए उसने बाद में एक जो है टेबल बना के दे देता है कि इस चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या सीखा। तो अब हमारे पास व्यवस्था है कि हम यहाँ उसको छाप दें और एक एक चीज़ आपको समझा दें कि देखें इस चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या सीखा। आइए देखते हैं, तो समझा दें कि देखें इस चैप्टर के अंदर आपने क्या क्या सीखा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है कि क्या क्या हम लोगों ने सीखा। हम एक एक पॉइंट पढ़ते जाते हैं और आपको समझाते जाते हैं कि इस चैप्टर में अभी तक आपने क्या सीख लिया। पहला, बिंदु एक स्थिति निर्धारित करता है, इसे सामान्यतः अंग्रेजी में बड़े अक्षर से व्यक्त किया जाता है। जैसे कहीं भी कोई बिंदु बने तो उस बिंदु को आप स्मॉल लेटर नहीं लिखेंगे, कैपिटल लेटर ही हरदम लिखेंगे। ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे। इस सामान्यतः इसे कैपिटल लेटर से व्यक्त किया जाता है। कितनी बढ़िया काम की बात। दूसरा लिखा हुआ है कि दो बिंदुओं को जोड़ने वाला सबसे छोटा रास्ता एक रेखाखंड दर्शाता है। जैसे कोई दो बिंदु आपने ले लिया है और इसको जो रेखाखंड जोड़ता है, इस सबसे छोटा रास्ता एक रेखाखंड कहलाता है। रेखाखंड, मान लीजिए ये बिंदु ए था, ये बिंदु बी था, दोनों को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है ये, इसको हम रेखाखंड कहते हैं। ये सबसे सीधा रास्ता होता है, स्केल से खींचा जाता है। बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी से दर्शाते हैं, जो आपके सामने है। ए बी और बी ए दोनों एक ही रेखाखंड को दर्शाते हैं, चाहे इसका नाम ए बी कहो और चाहे इसका नाम बी ए कहो, दोनों बात एक ही है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आपने यहाँ से समझा। तीसरा पॉइंट देखिए, जब एक रेखाखंड जैसे ए बी को दोनों तरफ बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाता है तो उसे हम रेखा कह सकते हैं। अब देखो, अगर यही रेखाखंड जो आपका ए बी था, ए और बी था, अगर इसको हम ऐसे कर दें, दोनों तरफ एरो बना दें, तब ये रेखाखंड नहीं रह जाएगा, तब ये एक रेखा हो जाएगी, रेखाखंड नहीं होगा। एरो जैसे लगा तैसे वो रेखा कहलाएगी। जब दोनों तरफ एरो लग जाए तो हमें रेखा प्राप्त होती है, जैसे ए बी से व्यक्त किया जाता है। इसे कभी कभी यल अक्षर से भी व्यक्त किया जाता है। ऐसे भी आप कर सकते हो, एक रेखा खींचा, दोनों तरफ एरो बनाया, इसका नाम यल रख दिया, एम रख दिया, कुछ भी रख दिया, तो रेखा का नाम ऐसे भी रखा जा सकता है।
देखिए कितने काम की बातें दी जा रही हैं ज्योमेट्री के बारे में, ये बहुत काम की है, मतलब पूरी एक्सरसाइज यहाँ से एक तरह से रिवाइज हो जाती है। तो आइए अगले पॉइंट पर चर्चा करें। 3 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा पॉइंट है, दो विभिन्न रेखाएं जब एक दूसरे को किसी बिंदु पर मिलती हैं या काटती हैं तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। देखो जैसे एक रेखा ये जा रही, एक रेखा ये जा रही है, ये दोनों रेखाएं जब किसी बिंदु पर यहाँ पे मिलती हैं तो उसका नाम हो जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं दोनों को। ये दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। बहुत सही। 5वां पॉइंट है कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती या नहीं काटती तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। देखो अगर दो रेखाएं हम ऐसी बना दें जो भविष्य में जिनको कभी न मिलने के चांस हैं, चाहे जितना बड़ा बना दिया जाए, तब ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहते हैं। समांतर रेखा की खासियत होती है पैरेलल लाइंस, ये कभी नहीं मिलती। इसका मतलब हुआ, पहचान कैसे होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बराबर होती है, समान दूरी होती है, इसीलिए इनको पैरेलल लाइन कहते हैं। ये आपका 5वां पॉइंट था। अब 6वां पॉइंट देखिए, किरण एक रेखा का भाग होता है, किरण रेखा का एक भाग होता है जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होता है। देखो किरण के बारे में मैंने बताया था, ऐसे करके एक ऐसी रेखा बना दिया जहां एक अंत बिंदु हो और दूसरी तरफ एरो बना हुआ हो, तो उसको हम किरण कह सकते हैं। देख लो आप कितनी छोटी छोटी जानकारियां आपको दी जा रही हैं इस टॉपिक में, और इसीलिए हमने कहा था कि आपको NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोगों ने 3 और पॉइंट देख लिया, 6 पॉइंट हो गए। आगे देखता हूं। 7वां पॉइंट है, कागज से बिना पेंसिल की उठाए कोई भी आकृति सीधी या टेढ़ी जो एक वक्र कह सकते हैं। इस संदर्भ में एक रेखा भी एक वक्र है। भाई देखो ऐसे कोई लाइन आप बनाए, चाहे ऐसे बनाए, तो जब आपने स्केल नहीं लिया, कागज पर ऐसे ही पेंसिल से बना रहे हैं, तो ऐसी रेखा को हम वक्र कह सकते हैं। कारण क्योंकि हमने स्केल का इस्तेमाल नहीं किया। हो सकता है ये सीधी आपको दिख रही हो, लेकिन जब आप स्केल पर रखेंगे तो दिख जाएगा कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाएगा। तो ऐसी रेखाओं को हम वक्र रेखाएं कह सकते हैं। वक्र रेखा, कर्व, इंग्लिश में उसको कर्व कहते हैं। 8वां पॉइंट है, यदि कोई वक्र स्वयं को ना काटे तो वह सरल वक्र कहलाता है। यानी अगर वो जा रहा है और किसी को नहीं काट रहा, वो सीधे निकल जा रहा है जहां भी जा रहा है, तो एक सरल वक्र कहलाएगा। और अपने को आपको नहीं काट रहा, अगर वो अपने आप को काट देता तब वो सरल नहीं रह जाता, है ना। अपने आप को अगर नहीं काटता तो एक सरल वक्र कहलाता है। ठीक है। 9वां पॉइंट है, एक वक्र जिसके सिरे मिले हुए हों बंद वक्र कहलाते हैं, अन्यथा उसे खुला वक्र कहते हैं। आपको देखा होगा 4.1 या 2 में, अगर ये घूमते घूमते एक जगह मिल जाए तब वो बंद वक्र हो जाएगा, और अगर वो ऐसे घूमते घूमते यहीं रुक जाए, ना मिले, तो इसे खुला हुआ वक्र कहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि उन्हीं सारी चीज़ों को एक बार दोबारा रिपीट किया जा रहा है। तो अच्छे पॉइंट्स हैं, इसको जरूर पढ़ लेना चाहिए। मैंने इसीलिए दे रखा है कि वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ लिंक दिया हुआ है, किताब जरूर पढ़ लीजिए आप। अब हम 10वां पॉइंट पढ़ते हैं, जिसके अंदर कई छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। देखिए उसके अंदर क्या है। रेखाखंडों से बनी बंद आकृति बहुभुज कहलाती है। देखो रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति, जैसे ऐसे कोई हम बंद आकृति बनाए ऐसे, तो इसको हम बहुभुज कह सकते हैं। तो बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं कहलाती हैं। ये जो कहिए ना, ये है, ये है, ये सब भुजाएं कहलाती हैं। भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा। अगर इसका नाम हम ABCD रख दें, तो हम कह सकते हैं AB एक भुजा है, BC एक भुजा है, CD एक भुजा है, DE एक भुजा है। जिन भुजाओं से वह बंद हो रही है उसका नाम होता है भुजा कहलाती है। दूसरा पॉइंट है कि कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो बहुभुज की आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। देखो अगर इस भुजा को देखें, EA को और AB को, तो ये दोनों को आसन्न भुजाएं कह सकते हैं, क्योंकि ये उसमें कॉमन पॉइंट है, यानी उभयनिष्ठ बिंदु है। तो आप देख सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा, जैसे कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कराया भी था। तीसरा है कि दो भुजाएं जहां मिलती हैं उस बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहा जाता है। देखो ये शीर्ष है, ये शीर्ष अंग्रेजी में इसको वर्टिक्स कहा जाता है। देखो जहां पर दो भुजाएं मिलती हैं वहां पर उसका नाम शीर्ष होता है। बहुत सही। चौथा पॉइंट है, बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु आसन्न शीर्ष कहलाते हैं।
देखो ये भुजा है तो ये आसन्न शीर्ष कहता है। अगल बगल वाले शीर्ष को आसन्न माने अगल बगल होता है, एडजेसेंट इंग्लिश में कहते हैं। तो आसन्न शीर्ष, जैसे ए और बी आसन्न शीर्ष कहलाएंगे, ऐसे ए और ई आसन्न शीर्ष कहलाएंगे। दरअसल ये टर्म जानना इसलिए जरूरी होता है कि आने वाले समय में जो क्वेश्चंस बनेंगे इन्हीं टर्म का इस्तेमाल करते हुए बनेंगे, और जिनको टर्म नहीं पता होगा वो सवाल गलत करके चले आएंगे। तो अगला देखिए 5वां पॉइंट है इसका कि ऐसे शीर्ष जो आसन्न नहीं है को मिलाने पर रेखाखंड बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। बहुत मजेदार पॉइंट है कि विकर्ण किसे कहते हैं। तो अगर आप इन दोनों को मिलाते तो विकर्ण नहीं बनता, विकर्ण ये बनता है, विकर्ण ये बनता है। देखो ये सब लाइन बना रहे हैं, ये सब विकर्ण कहलाते हैं। देखो ये सारे विकर्ण जो मैंने बीच में रेखाएं खींच रखी हैं इन्हीं को विकर्ण कहते हैं। यानी आसन्न शीर्ष को ना मिलाकर आसन्न को छोड़ करके जो दूसरे को मिलाया जाता है उसी को हम विकर्ण कहते हैं। तो कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, आपको पॉइंट देख करके अच्छा लग रहा होगा। और देखता हूँ और कोई पॉइंट बचा हो तो नहीं। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने देख लिया है, इनको ज़रूर आप देखिएगा। एक्सरसाइज यानी कि लेसन 4 फिनिश होता है, अब हम लेसन 5 लेकर आपके पास आएंगे। आप लोग ज़रूर पढ़ते रहिए और शेयर ज़रूर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको कंपटीशन देना हो, या उस क्लास के बच्चे जो रियली कक्षा 6 में पढ़ रहे हों। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।